अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कहानी कनीज़ की 21वीं किस्त हाजिर है। 4 दिन हो चुके थे। कनीज़ की मुलाकात उसके महबूब तशकरान इब्राहिमी से न होने के सबब उसके शब रोज़ नहायत कशमकश और बेचैनी में गुजर रहे थे। दीपा ने उसे बताया था कि छोटे सरकार के अंडर में कई केसेस आ गए हैं, इसलिए प्रतिदिन किसी न किसी इजलास में उनकी बहस चलती ही रहती है। और ये बातें सच भी थी। लेकिन उस दिन तकरीबन 2 बजे खिलाफ तवक्को वो अपनी कार से दीपा की रेहड़ी पर आ गया था। सुबह जमकर बारिश हुई थी, लिहाजा फिजा में खुनकी थी और मौसम भी बेहद खुशगवार था। दीपा उसे देखते ही मुस्कुराई और स्टूल से उठकर खड़ी हो गई। तशकरान ने पूछा, कैसी हो दीपा? कब आई? जी परसों शाम को ही आ गई। बीवी मालकिन को कल से बेहद परेशान देख रही हूँ, शायद आप नहीं मिल पाए हैं उनसे। हाँ, बहुत मसरूफ़ था मैं। बापू ने बताया था मुझे, इसलिए वही बातें मैंने भी बीवी मालकिन से बता दिया है। आज वो एक पत्र छोड़कर गई हैं। कह रही थी छोटे सरकार कोर्ट के अलावा कहीं दूसरी जगह जाएं या नहीं तुम्हारी दुकान पर ज़रूर आएंगे, इसलिए उन्हें ये दे देना। उफ, बैठिए ना, छोटे सरकार खड़े क्यों हैं? अभी वो कॉलेज में ही हैं। दीपा ने ख़त उसे दिया तो वो स्टूल पर बैठकर पढ़ने लगा। चंद सतूर पर मुश्तमिल उस पर्ची में कनीज़ ने अपनी इज़्तिराब व बेचैनी और उसकी ही निस्बत अपने अंदर रंगराइयाँ लेने वाले दर्द को अयां किया था, जिसे पढ़कर वो कुछ सोचने लगा कि उसी लम्हा झुंड के झुंड अलग अलग लड़के लड़कियां कॉलेज से बाहर निकलने लगे। दीपा पलक झपकाए बगैर सबों का जायज़ा लेती रही। आखिर में कनीज़ उसे आती हुई दिखाई पड़ी तो वो मचल उठी। बीवी मालकिन आ रही हैं छोटे सरकार। चुनांचे लम्हा भर बाद कनीज़ कॉलेज गेट से बरामद होकर तशकरान के करीब जाते हुए आहिस्तगी से सलाम किया। पर्ची उसके हाथ में ही थी। वो उसके सलाम का जवाब देते हुए स्टूल से उठकर बोला, मेरा ख्याल है कि दीपक होटल चलें या फिर ब्रह्मपुरा हवेली पर जाकर गरम गरम पराठा कबाब मंगवा कर खाएँ, क्योंकि मैंने भी अभी तक से पहर का खाना नहीं खाया है। कनीज़ नर्म लहजे में बोली, जैसी आपकी मर्ज़ी। बहरहाल दोनों दीपा से रुखसत होकर हवेली पर पहुंच गए। रहीम मंसूरी दोनों को एक साथ देखकर बेहद खुश हुआ। उसने कार का दरवाज़ा खोलते हुए और भी ज़्यादा खुश हुआ जब कनीज़ ने कार से बरामद होते हुए सलाम अलैकुम रहीम चाचा कहा। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जीती रहिए, खुश रहिए, मेरी मालकन को अल्लाह तबारक व तआला नज़र बद से बचाए रखे। तब तशकरान ने मुस्कुराते हुए कहा, रहीम चाचा, गरम गरम 1 दर्जन पराठा और कबाब लेकर आइए, आपको जो खाना हो ले लीजिएगा। जी हुजूर, अभी लाया। तशकरान ने उसे 100 रुपये थमाए और वो तेज़ी से बाहर की जानिब लपका। कनीज़ तशकरान का बाजू थामकर हवेली के अंदर दाखिल हो गई। बहरहाल चंद लम्हे बाद ही दोनों कबाब, पराठा व सलाद से लुत्फ़ उठाने लगे। तशकरान ने दौरान तआम कनीज़ से पूछा, बाकी सब क्या हाल है? भाई बद्दू मियाँ मिले हैं या नहीं? कनीज़ बोली, वो तो उसी दिन से इस तरह गायब हैं जैसे गधे के सर से सींग। तशकरान धीरे से हंसा, मुमकिन है मसरूफ़ हो चुके होंगे। खुदा करे कि ऐसा ही हो। जिंदगी को पलीत बनाए बैठे थे। एक लंबा सांस लेकर वो नहायत ही संजीदा लहजे में मज़ीद बोली, कशिश आपी के लिए वो कैसे रहेंगे छोटे सरकार? इस पर आपने गौर किया है कभी? तशकरान ने चौंकते हुए मुतहिर निगाहों से एक पल कनीज़ का चेहरा देखा तो वो अंदर ही अंदर पशेमान हो उठी। तशकरान सर झुकाए खाने में मसरूफ़ था तो वो फिर बोली, शायद मेरी बातों से मुत्तफिक नहीं हैं आप। तशकरान ने उसकी जानिब देखे बगैर कहा, तुम ऐसा इसलिए सोच रही हो कनीज़ के कशिश बानो महफिल का तमाशा बनकर जी रही है, वरना बदरुद्दीन से कभी उसके रिश्ते की बात नहीं करती। जज जी, वो हकलाई तो उसने मज़ीद कहा, क्या बद्दू भाई कशिश के काबिल हैं? तशकरान के पूछने पर कनीज़ ने सहमे हुए लहजे में कहा, एक तवाइफ के रुतबे और हालात ज़िंदगी के एतबार से ही मैं ऐसा सोच रही थी साहबजादे। तशकरान उस पर तंजिया अंदाज में हंसकर बोला, बारसूरत तुम्हारा ये सोच तुम्हारे जहनी दीवालियापन की अलामत है। क्या कशिश के जज्बात इस कदर मुर्दा हो चुके हैं कि एक भूंडे शख्स को वो अपना शरीक सफ़र बनाने के लिए उसका पेशा उसकी मजबूरी बन चुकी है?
कनीज़ फौरन बोली, मगर बाहर की दुनिया, बाहर के माहौल में भी तो अमूमन ऐसा होता रहा है कि लड़की बेहद हसीन होती है, जबकि उसके शौहर उसके बरक्स स्याह फाम और मामूली नाक नक्शे के मिल जाते हैं। अगर ये सच भी है, तशकान ने जवाबन कहा, अगर ये सच भी है तो कभी तुमने वैसी लड़कियों की अंदरूनी कैफियत व जज्बात का भी मुताला किया है कि उनके जज्बात किस कदर मजरूह होते हैं? दर्जात व बराबरी भी तो कोई मानी रखते हैं या कि नहीं? हमें अफसोस है तुमने अपनी बहन के लिए ये बातें कैसे सोच लिया। कनीज़ अंदर ही अंदर सहम उठी थी, फिर भी डरते डरते बोली, दरअसल हमें यकीन है कि बद्दू भैया आप ही से अंदर ही अंदर मोहब्बत करते हैं, जिसका जिक्र बातों बातों में मैं आपके सामने पहले भी किया था। क्या तुम्हारी बहन को भी तुम्हारे बद्दू भैया से मोहब्बत है? वो तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अलबत्ता मफलूकुल हाल होने के सबब उनकी ज़ात पर आप ही को तरस ज़रूर आता रहा है, इसीलिए तुम बदरुद्दीन जैसे आदमी को अपनी आप ही के सर बंधना चाहती हो। देखो कशिश बानो तुमसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद, समझदार और साबरा लड़की है, जिसने अपनी तमाम तर खुशियों व अरमानों को बालाए ताक रखकर औरों के लिए जीती रही है। शायद एक साथ रहकर भी तुमने उसके मिजाज का गहरा मुताला नहीं किया और न उसकी आहों को ही सुना है। दूर रहकर भी मुझे उसके किरदार, गुफ्तार और मिजाज का बखूबी इल्म व एहसास है। दौरान गुफ्तगू कनीज़ का चेहरा जर्दी माइल हो चुका था। तशकरान ने मजीद कहा, दरअसल तुम्हारा कोई भाई नहीं है, लिहाजा मुमकिन है उस खाली जगह को भाई बदरुद्दीन ने पूर्ण किया है, इसीलिए तुम्हें उनसे बहुत हमदर्दी है। मगर तुम्हारी कोई सगी बहन भी तो नहीं है, और जो बदनसीब लड़की अकॉर्डिंग टू यू बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ पूरा कर रही है, उससे गालबन तुम्हारा दिल आसूदा हो चुका है। लेकिन ये नहीं जानती कि अगर वो मौजूद न होती तो तुम दोनों माँ बेटी की ज़िंदगियाँ बद्दू मियाँ की ज़िंदगी से भी बदतरीन होती। तशकरान जो भी बोल रहा था वो 100% मुनासिब व दुरुस्त था, लिहाजा कनीज़ को जैसे जैसे समझ में आने लगा था कि रईसज़ादे इस वक्त गुस्से और नाराज़गी की कैफियत में बोल रहे हैं, वैसे वैसे उसका दिल पीपल के पत्ते की मानिंद लरज़ रहा था। उसके इल्म में ये बात भी आ रही थी कि इस तरह की कैफियत में बोलने का इनका फ़न भी बिल्कुल मुख्तलिफ था। उनके अंदाज़ तकल्लुम में सामने वाले को अपनी नाराज़गी का एहसास दिलाए बगैर उसका कलेजा काटने का हुनर पोसीदा था, जो खुद कनीज़ के लिए किसी जहर से कम नहीं था। फिर भी कनीज़ हिम्मत करके बोली, लगता है मेरी बातों से मेरे आका के दिल और जज्बात को ठेस पहुंची है। तशकरान ने कहा, यकीनन अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो मैं उसके कान गर्म कर देता। पता नहीं आज तुम्हारी अकल कहाँ घास चरने निकल गई है कि बाकी बातें करने लगी हो। आप इस बात से बाखबर रहें कि आपकी हर तजवीज़ और हर ख्यालात की मैं तायीद करूँगा, ये मुमकिन नहीं है। तशकरान इब्राहिमी अपने नफ्स की खातिर नहीं बल्कि अपने दिल और रूहानी सुकून की खातिर तुम्हारे कदमों में झुका हुआ इंसान ज़रूर है। मगर उसकी बातें पूरी भी नहीं हुई कि कनीज़ की ज़ुबान से हाय अल्लाह निकला और उसने फ़ौरन अपनी हथेली से उसके होंठों को दबा दिया। उसकी आंखें बरस पड़ने को यानी कनीज़ की आंखें बरस पड़ने को बेताब हो उठी थी, लेकिन पूरी हिम्मत से ज़ब्त कर रही थी ताकि बातें यहीं पर ख़त्म ना हो जाएं। वो मज़ीद कुछ और भी सुनना चाहती थी जो उसके लिए किसी असबाक से भी ज़्यादा अहम थी। बहरहाल तशकरान ने आहिस्तगी से उसका हाथ हटाते हुए मज़ीद कहा, यही सच है कनीज़ जो मैं कह रहा हूँ, लिहाजा सच सुनने की अपने अंदर हिम्मत पैदा करो और हमेशा तुम्हें यह भी याद रखने की ज़रूरत होगी कि मैं अपनी होने वाली बेगम के उल्टे सीधे सोच व ख़यालात और बेजा दखल अंदाजी के सामने अपना सर खम करने वाला इंसान नहीं हूँ। किसी भी आम मसाइल का हल यूँ चलते फिरते और बातों बातों में नहीं निकाले जाते हैं। तशकरान ने कबाब पराठा का लुकमा कनीज़ के मुंह में डाला और फिर दूसरा लुकमा अपने मुंह में लेते हुए ऐसे लबो लहजे में बोला जो आवाज़ कनीज़ को दूर से आती हुई महसूस हुई थी, और वो ये बोला था कि आप गालबन समझ नहीं पाएंगी कि
कशिश व आलिया के लिए मेरे दिल में कितनी इज्जत और किस कदर कुशादा जगह है, क्योंकि दोनों को ही मैं मजलूम तस्वुर करता हूँ। किसी को कुदरत का जुल्म सहना पड़ रहा है और किसी को नफ्स के गुलाम हरामजादे आदमी का। वैसे लोगों को मैं इंसानों के ज़मरे में हरगिज़ शुमार नहीं करता, वरना कशिश तो नवाबजादी है जो महफिल का तमाशा बनकर जी रही है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से शायद आपके लिए ये सब जानना ज़रूरी है। वाज़े कर दूँ कि आपसे मुझे बेपनाह इश्क है तो उन दोनों से मोहब्बत। तस्करान तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर मजीद बोला, मगर मेरा तो ये भी ख्याल है कि इश्क व मोहब्बत के फ़र्क को गालबन आप नहीं जानती होंगी, लिहाजा मैं बता देता हूँ कि इश्क वो जज्बा है जिसमें आशिक को अपनी कोई फिक्र कतई नहीं होती, बल्कि उसकी सारी तवज्जुहात माशूक पर लगी होती है। और मोहब्बत वो जज्बा है जिसमें मोहब्बत करने वाले को खुद अपनी फ़िक्र भी होती है और अपनी महबूबा के भले बुरे की भी फ़िक्र हुआ करती है। बासूरत मैं फिर कहूँगा डार्लिंग कि मुख्तलिफ़ ज़िंदगियों में पेश आने वाले तमाम मसाइल का हल ढूंढना हर अशख़ास के बस में नहीं होता। रही मेरी बात तो मैं बखुदा खुद को भी अभी तिफल मुख्तब ही समझता हूँ, मगर चूँकि शहनशाह अदल समझे जाने वाले अजीम दादा का पोता हूँ, लिहाजा उनके ही नक्श कदम पर बहैसियत एक बैरिस्टर गामजन हूँ और देखने में भी आ रहा है कि अपने पेशे के एतवार से रफ्ता रफ्ता अदल की बुलंदियों की जानिब बढ़ता जा रहा हूँ। लिहाजा कभी कभी यकीन होने लगता है कि शायद मैं दानिश्वरों के सफ़ों के बिल्कुल करीब हूँ। कनीज़ उदास थी, बावजूद उसके निगाहें झुकाकर फुसफुसी लहजे में बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। तस्करान ने कहा और मज़ीद बोला, बहरहाल मैं ये कह रहा था जान कि जो इंसान अपनों के हकूक़ के लिए सही और ईमानदाराना फ़ैसला तजवीज़ नहीं कर सकता, वो दूसरों का भला क्या करेगा। कशिश तुम्हारी अपनी बहन से भी बढ़कर है और ये कहना गलत नहीं होगा कि सरपरस्त भी है। मोहतरमा जमीला बेगम तो महज एक चौकीदार की हैसियत रखती हैं, ताहम मैं उन्हें भी काबिल तारीफ़ खातून समझता हूँ, क्योंकि उनकी खातिर खाह निगहबानी के ज़ेर असर तुम दोनों बहन तहफ़्फ़ुज़ आमेज़ ज़िंदगियाँ गुजार रही हो। एक तवील सांस लेकर उसने मज़ीद कहा, वाह रे इब्राहिम सरकार, जिनके उसूल, जिनकी अज़मत और जिनके अदल इंसाफ का उसूली तरीका मेरी ज़िंदगी पर कर्ज है और मरते दम तक रहेगा इंशाअल्लाह। चलिए बहुत हुआ, अब बाकी चीज़ें आप खाकर ख़त्म कीजिए, मेरा हो गया। आखिर में मेरी इल्तिजा है कि कशिश बानो का टेंशन आप मत लो, उसे उसके हालात पर छोड़ दो, वरना छेड़ोगी तो वो शायद टूट जाएगी। अपने अल्फाज के साथ ही वो सोफ़ा से उठा और बेसिन की जानिब बढ़ गया, लेकिन अब फिर कनीज़ की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि वाकई वो अपने महबूब की मोहब्बत पाकर खुशफहमी व खुद तमादी में मुब्तला हो चुकी थी, जो हरगिज़ मुनासिब नहीं था। यही सबब था कि आज उसे अपने महबूब के मिजाज का दूसरा रुख भी देखना पड़ा था। वो एकटक उसे निहार रही थी और वो बेसिन पर हाथ मुंह धोकर तौलिया लेने को जो ही मुड़ा, कनीज़ को बुत की तरह अपनी जानिब मतवज्जा पाकर बोला, क्या हुआ, खाना क्यों छोड़ दी? तो उसने कांपते हुए गलोगीर लहजे में कहा, आप मुझसे बहुत नाराज़ हो गए ना? तस्करान मुस्कुराकर बोला, आपको ये भी मालूम नहीं है कि कोई भी इंसान किसी भी हालत में अपनी ज़िंदगी से नाराज़ नहीं होता है, बल्कि उसकी इस्लाह करने का पूरा हक़ व इख्तियार होता है उसे। कनीज़ सोफ़ा से उठकर उसकी जानिब तकरीबन दौड़ पड़ी और जूठे हाथों ही उसे बाहों में लपेटते हुए उसकी छाती में मुँह छुपाकर सिसकने लगी। तस्करान ने इज़्तिराबी कैफियत में अपने होंठ उसकी कुशादा पेशानी पर गाड़ दिए, फिर संजीदगी से बोला, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ जान, और अपनी बहन के लिए तुम्हारे दिल में जो जगह है उससे भी बखूबी वाकिफ़ हूँ, लेकिन हर मर्द व ख़ातीन को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि उजलत में लोग अमूमन उल्टे पुल्टे फ़ैसले ले लेते हैं। उसने कनीज़ को एक पल के लिए बाहों में भेज लिया और दूसरे ही पल बेसिन के करीब कर दिया था। उस वक्त तस्करान ने भी महसूस किया कि कनीज़ को उसकी बातों से किसी हद तक सदमा पहुंचा है और कशिश को बदरुद्दीन से जोड़ने की पैरवी करके वो मेरी निगाहों में खुद को हल्की हो जाने के तसव्वुर से पशेमान भी है। मगर तस्करान को उसके इस तरह निढाल हो जाने का ज़रा भी अफसोस नहीं था,
क्योंकि बकौल अपने दादा हुजूर के जो कभी किसी से कह रहे थे कि औरत को इत्तेदाल पर रखो, क्योंकि वो मर्दों की ही पसली से पैदा की गई है, और जानते ही हो पसलियाँ टेढ़ी होती हैं, जिनका असर औरतों की फितरत से भी साफ नुमाया होती है। उसे न तो सर पर बिठाओ और न तलवे के नीचे रखने की कोशिश करो, वो हमेशा इत्तेदाल पर रहेगी। चुनांचे उस वक्त कनीज के मिजाज और मौजूदा कैफियत को बहाल करने में मियाँ तशकरान को लम्हों लग गए, और जब वो नॉर्मल हुई तो फिर से बद्दू मियाँ की शादी के लिए नया शूसा छोड़ा। उसने राजदाराना अंदाज में एक ऐसी पते की बात बताई जो वाकई तशकरान को भी बेहद पसंद आई, बल्कि उसे रश्क महसूस हुआ, क्योंकि उसके मुताबिक दो ख़ानदानों की दो जिंदगियों के आबाद होने का राज छुपा था। तशकरान ने मुस्कुराकर उसे कहा, अगर ये मामला हमारे सामने आया तो मैं हर मुमकिन ताउन इसलिए भी करूँगा कि कार खैर का हामिल है। कनीज बोली, ठीक है, मगर अब मुझे कहीं ले चलकर छोड़ दीजिए, चाय नहीं पीनी है। तशकरान ने प्यार से पूछा तो वो बोली, हाँ पीऊँगी, मगर वही सरदार जी के ढाबे वाली। बहुत खूब कहकर तशकरान हंसते हुए फर्श से उठा और तकिया के नीचे से कार की चाबी लेकर आगे बढ़ा तो कनीज उसके ताकुब में बाहर निकली और दोनों कार में बैठकर चल पड़े। ढाबे पर पहुंचकर कार के अंदर बैठे बैठे ही चाय पी और फिर कच्ची सराय पहुंचकर एक रिक्शा में उसे बैठा दिया। चलते वक्त कनीज ने एहसास से शर्मिंदगी से मुस्कुरा कर कहा, आप ही के लिए आपके दिल में जो जगह है और उनके नशे व फराज की जितनी फिक्र है उसे महसूस करते बनता है, वगैरह वगैरह। बहरहाल उस शाम कशिश बानो ने खुद को मुजरा के लिए तैयार कर लिया था। हाल में साजिंदे अपने अपने साजों के तारों और ढोलक की अंगूठियां कसते हुए महुए गुफ्तगू थे। जमीला बेगम अपने कमरे में ही थी और उसी कमरे में कशिश व कनीज भी थी। कुरैशा बानो मुल्क किचन में सबों के लिए चाय बना रही थी कि बदरुद्दीन नए पैंट शर्ट, पैरों में सैंडल, तराशीदा बालों और क्लीन शू में मिठाई की थैली लिए कोठे के जीने अबूर करके ऊपर पहुंचा और हाल की खिड़की के करीब से गुजरा तो तवलची सुभान की नज़र पड़ गई। वो बड़बड़ाया, अरे वाह भाइयों, आज मालूम होता है बद्दू मियाँ का जुड़वा तशरीफ़ लाया है। सारंगी मास्टर बोला, अरे धत, वो तना है, उसका जुड़वा कहाँ से आया? तो सुभान उसका मौजूदा हुलिया बताने लगा। जबकि बदरुद्दीन उधर जमीला बेगम के कमरे में दाखिल होते हुए अस्सलाम वालेकुम कहा तो कनीज व कशिश मुस्कुरा पड़ी और जमीला बेगम एक लम्हा को फक हो उठी। उसने उसके सरापा का जायज़ा लेते हुए कहा, अरे वाह मियाँ बदरुद्दीन, मालूम होता है आपका प्रमोशन हुआ है। माशाअल्लाह, आज आदमी के सलीकेमंद बच्चा जैसे लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बदरुद्दीन ने कहा, मोहतरमा आज मैंने सुबह सुबह अपनी दुकान की इब्तदा की है। ये है न्याज की शीरनी, ख़ास आप लोगों के लिए। जमीला ने पूछा, किस चीज़ की दुकान की है? वही ताज़ा फलों से लदी हुई चलती फिरती दुकान, साइकिल ठेली पर। अल्लाह के करम और ताउन करने वाले मालिक की नवाजिशों की बदौलत आराम आराम से 250 रुपये का मुनाफा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कुछ आपको बहुत पहले करना था मोहतरमा ऊपर वाले, ये जमीला बेगम ने कहा। तो बदरुद्दीन ने जवाब दिया, मोहतरमा ऊपर वाले ने जिस दिन का। जमीला बेगम ने बात काट दी। अरे हाँ बद्दू मियाँ, सच कहा आपने, मैं ही अल्लाह की रज़ा को भूल रही थी। देर से गुफ्तगू पर ध्यान लगाए कुरैशा चूल्हे पर चाय को उबलता छोड़कर मुल्क गेट पर आई तो बदरुद्दीन को देखकर चहक उठी। माशाअल्लाह बद्दू भाई, अब आप हीरो दिखाई पड़ रहे हैं। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। सबों ने आमीन कहा और बहुत अच्छा कहती हुई जमीला बोली, बेटी कुरैशा, चाय में देर है क्या? नहीं खालाजान, तैयार है, किसी को आवाज़ दीजिए ना, साजिंदों के लिए चाय ले जाएगा। अपने अल्फाज के साथ ही कुरैशा किचन में जाकर कपों में चाय भरने लगी तो जमीला ने आवाज़ लगाई, बेटा इरफान, चाय ले जाओ। वो वायलिनिस्ट था। उसने कहा, अभी आया खाला, बैठिए बद्दू मियाँ, चाय पी लीजिए। जमीला ने कहा तो बदरुद्दीन सोफा पर बैठ गया। कनीज बोली, अल्लाह मियाँ का करम है कि आज मिट्टी तेल की जगह इत्र मजमुआ की खुशबू फैल रही है। बदरुद्दीन झेप गया और जमीला बेगम, कशिश बानो और ख़ुद कनीज हंस पड़ी। चुनांचे कनीज हंसती हुई अपने कमरे में चली गई थी। बहरहाल चाय से फारिग होते ही जमीला बेगम ने
मुजरा हाल में जाकर अपनी गद्दी संभाली और पान बनाने लगी। बदरुद्दीन ने भी अपनी जगह संभाला और साजिंदे फिल्म नागिन का धुन बजाने लगे। दर्जनों शहदाई आकर बैठ चुके थे और रफ्ता रफ्ता मजीद लोग आते ही जा रहे थे। लिहाजा जमीला ने आवाज़ लगाई, बेटी कशिश आ जाओ रानी। तो दूसरे ही पल कशिश आकर बैठ गई और पैरों में घुंघरू बांधने लगी। कशिश बानों में एक ख़ास बात यह थी कि दूसरी तवाइफ़ों की तरह वो कभी शहदाइयों के सामने आदाब बजा लाने का रस्म अदा नहीं करती थी, सिवाय तशकरान के, वरना लोग तो खुद ही उसके फ़न को सलाम करते थे, क्योंकि उस बस्ती में उसका कोई सानी नहीं थी। तवाइफ़ों की फहरिस्त में उसका नाम अव्वल मुकाम पर आता था। सलाहियत, शराफत, लियाकत व सेहर अंगेज़ अदाएँ और शीरी आवाज़ यानी तमाम तर खुसूसियात से भरी पूरी एक जवां उम्र तवाइफ, मगर थी वो किसी नवाबजादे की बदनसीब बेटी, और उसका गुनाह सिर्फ ये था कि वो एक तवाइफ के शिकम से पैदा हुई थी। बरसूरत बाहर बूंदाबांदी हो रही थी और हवाएं भी चल रही थीं। ऐसे में कशिश बानो मुजरा के लिए ज्यों ही उठकर खड़ी हुई, दफतन जमीला बेगम के कोठे का अजनबी हसीन जवान कई दिनों बाद हाथ में चाबुक लिए आकर गेट पर खड़ा हो गया। वो काफ़ी हद तक भीगा था, लिहाजा मलमल का कुर्ता और चुस्त पाजामा जा बजा उसके सख्त व सुडोल जिस्म से चिपके हुए थे। हवा का एक तेज़ झोंका उसके मलबूसात में रची हुई बेशकीमत अंग्रेज़ी परफ्यूम को निचोड़ कर अंदर दाखिल हुआ तो मुअम्मिर शख्स ने धीरे से हंसकर कहा, आह क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह के साहबजादे आए तो बाहर आ गई। उसे देखकर कशिश के होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आई और उसके हाथ बेअख्तियार सलाम के लिए उसकी पेशानी को छू गए। जवाबन जवान ने अपने सर के इशारे से उसके सलाम व आदाब को शर्फ कबूलियत बख्शी। हाज़रीन महफिल बराबर मुस्कुराते रहे। जमीला ने तिरछी निगाहों से गेट की जानिब देखा तो जवान ने कहा, तस्लीमात अर्ज़ है मोहतरमा। जमीला बेगम ने निगाहें फेरते हुए भारी मन से कहा, खुश रहिए। जवान शोखी से मुस्कुराया और कशिश नर्म लहजे में प्यार से बोली, अंदर तशरीफ़ तो लाएं। जवान ने कहा, मैं भीगा हूँ कशिश बानो, फ़र्श गीले हो जाएंगे। बहरहाल कहानी कनीज़ की इस 21वीं किस्त में जारी मुकम्मल वाक़या बयान करने में मज़ीद 10 मिनट लगेंगे, चुनांचे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लिहाजा आपके वक्त का लिहाज रखते हुए इसे मैं यहीं रोकता हूँ और अब नहायत दिलचस्प व रोमान परवर वाक़या की जारी रुदाद मैं इंशाअल्लाह अगली किस्त में जल्द ही सुनाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।